इस तरह से अगर आपकी दीवानगी होगी ना, वो इस पेज पर ये लाइन में पढ़े थे, वो कन्फ्यूज कर जाता है कि अच्छा इसमें पढ़े थे कि उसमें पढ़े थे कि उसमें पढ़े थे। दिमाग से आंसर आना चाहिए 1498। आपका दिमाग किसी एक पे फोकस नहीं कर पाएगा, रटने के भाग भरोसे छोड़ देते हैं। हे एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के क्रम में आपने सारे बुक पढ़ लिए हैं, लाइक लुसेंट हो गया, घटनाचक्र हो गया, NCERT हो गया, और ये सारे बुक पढ़ने के बाद भी आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हैं तो गलती हो जाती है, नहीं पकड़ाता है क्वेश्चन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों होता है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक सही अप्रोच मिल सके, जिससे आप अपने प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बिगनर होते हैं ना तो हम हर किसी का सलाह मान लेते हैं। कोई भी कुछ हमें कहता है और बोलता है कि इस बुक को ले लो, तो उस बुक को ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम वो बुक पढ़ लेंगे ना तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होना, हम लोग के पास क्या होता है ना कि बुक का कलेक्शन बहुत सारा हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, कि आपके पास बुक का कलेक्शन कम होना चाहिए, लिमिटेड बुक होना चाहिए, आपके टेबल पे लिमिटेड बुक होना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल बुक नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि सिलेबस है क्या, क्या मुझे पढ़ना है। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, देन कोई बुक होना चाहिए, मतलब उसके बाद ही बुक का नंबर आता है। बुक तो आपके पास आपका रिसोर्सेस है ना। पहले ये तो जान लीजिए कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे छोड़ना क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके टेबल पे प्रीवियस ईयर और सिलेबस हो। आपसे प्रैक्टिस में क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि आप अननेसेसरी, जब आप बुक को पढ़ते हैं ना तो आप अननेसेसरी फैक्ट्स भी पढ़ते हैं। अब आपका दिमाग हो जाता है कंफ्यूज, ये याद करे कि ये याद करे। दिमाग को पता रहे तब तो कि कौन सा याद करना है, कौन को छोड़ना है। और ये पता कौन दिलाएगा? ये पता आप दिलाएंगे, आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिलाएंगे, आपके सिलेबस दिलाएंगे। तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना स्टूडेंट बिगनर में, क्या करते हैं, बहुत सारे कलेक्शन लेके चले आते हैं एंड सिलेबस पता करते नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन पता करते नहीं है कि कहाँ से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और पढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे मन तैसे। तो यही कारण है कि दिमाग मेरा कन्फ्यूज हो जाता है और वो एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, हाईली, कि पहले आप सिलेबस को जानें, पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन को 6 से 7 बार ग्रो थ्रू। तो इस तरह से आपने देखा कि बिना सिलेबस पढ़े, बिना प्रीवियस ईयर को जाने, जब हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं ना तो हमारा दिमाग किसी एक चीज़ पे मतलब उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि भाई आपको करना क्या है। तो प्लीज़ आप पहले सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर को देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन को डिसाइड करें, टॉपिक को डिसाइड करें कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप जैसी बुक पढ़ें तो उस बुक पे आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस टॉपिक को आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए। तो जब आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका दिमाग को भी पता रहेगा कि हाँ मुझे याद करना है, इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक इसको रखना है मेमोरी में। तो जब आप प्रैक्टिस सेट करने बैठेंगे तो आपको ये आपके दिमाग को पता रहेगा कि हाँ ये मैंने 2 से 4 बार बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ऐसी जो आपके साथ ये दिक्कत आती है कि किताब पढ़ते हैं लेकिन सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, उस समय कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहता है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। एंड जो सेकेंड जो प्रॉब्लम है ना, कि जब हम किताब पढ़ते हैं ना तो बस ऐसे पढ़ते जाते हैं रामायण की तरह नहीं पढ़ना। अगर आपको नहीं याद हो रहा है कॉन्सेप्ट तो आप पहले लिख के पढ़िए। जैसे कि वास्को डी गामा भारत कब आया, बस पढ़ लिया ऐसे, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। लेकिन पढ़ने के बाद थोड़ा रुकिए और खुद से क्वेश्चन राइज कीजिए कि अच्छा भारत कब आया वास्को डी गामा। तो आपके दिमाग से आंसर आना चाहिए 1498। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पॉज लीजिए और फिर से उस लाइन को पढ़िए। ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं कुछ याद हो रहा है ही नहीं याद होता है तो आप लिखिए। जो फैक्ट्स आपको लगता है कि हम भूल रहे हैं, भूल जाएंगे, तो उसको आप नोट्स में एक नोट्स डाउन कीजिए। ये सेकंड तरीका है जब आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप ये तरीका अपनाइए। एंड जो थर्ड सबसे बड़ी चीज़ है,
थर्ड जो गलती है स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। कुछ समझ में आए नहीं समझ में, बस सब कुछ रटने के भाग भरोसे छोड़ देते हैं कि रट लेंगे ना, रट लेंगे ना। तो रट लेंगे से कितना क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। बस 2-3 उस पर अगर अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट घुमा कर क्वेश्चन दे दिए गए तो फिर आप फंस जाइएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए। आजकल तो गूगल है, गूगल पे सर्च कीजिए, जो भी आपके कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, जिसका भी लग रहा है कि ये चीज़ क्यों हुआ, पढ़ने के समय में आप क्वेश्चन करिए कि आखिर यूरोपीय भारत आए तो क्यों आए, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि आए होंगे। जब ये कारण पता चल जाए तो आखिर क्या हुआ कि यूरोपीय आए थे व्यापार करने के लिए और रह गए यहीं पे, आखिर क्या वजह थी। ये सारे क्वेश्चन आपके मन में होने चाहिए। और इस क्वेश्चन कर करके जब ये बुक को आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको बोर नहीं लगेगा, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। और जो कॉन्सेप्ट बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो इस तरह से आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़िए तो आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। एंड जो फोर्थ गलती है वो बिगिनर क्या करते हैं ना कि जब वो नई नई तारीख शुरू करते हैं ना तो वो बहुत सारे बुक को खरीद के ले आते हैं, जो कोई भी बताता है बस खरीद लेते हैं। उनको लगता है बस ये पढ़ लूँगा, और जितना जोश खरीद के लाने में होता है ना उतना जोश पढ़ने में नहीं होता है। वो क्या करते हैं, बस ला के धर देते हैं और बस मतलब उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ हमने खरीद लिया। तो बहुत सारे रिसोर्सेज को आप रखेंगे ना तो किसी एक पे फोकस नहीं कर पाइएगा, ठीक है। आपका दिमाग किसी एक पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब आप 10 किताबें पढ़ते हैं तो आपका दिमाग 10 जगह जाता है, और जब आप प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन बनाने लगते हैं ना तो आपका दिमाग जो है ना एक जगह फोकस ही नहीं कर पाता, उसको कन्फ्यूज कर जाता है कि अच्छा इसमें पढ़े थे कि उसमें पढ़े थे कि उसमें पढ़े थे। इसीलिए एक बुक को 10 बार पढ़िए। बहुत टॉपर लोग का कहना भी है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए बजाय कि 10 बुक को 10 बार पढ़ें। एकदम सत्य बात है। आप 2 से 3 बुक को लिमिटेड करें और उसी को 10 बार पढ़ें। यकीन मानिए, मतलब जब आप सेट बनाने बैठेंगे ना तो आपको एकदम उसका इमेज झलकेगा कि हाँ ये चीज़ इस पेज पे पढ़े हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में प्रैक्टिस सेट जब बनाने लगते हैं ना उसको अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। तो इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें। आप जितनी जल्द हो सके अपने सोर्स को लिमिटेड कर लें ताकि आपका दिमाग कंफ्यूज ना हो, और जब आप एग्ज़ाम देने बैठें, क्वेश्चन बनाने बैठे तो आपको दिमाग को पता चल जाना चाहिए, याद होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को इस पेज पर ये लाइन में पढ़े थे। भले आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट याद हो या ना हो, लेकिन आपका दिमाग में इतना उस क्वेश्चन का छवि बन जाना चाहिए कि वो दिमाग उस इमेज से उस क्वेश्चन को सही कर ले। इतना मतलब उसको पता होता है, बशर्ते कि आप अगर सोर्स को लिमिटेड कर ले तो। जो फिफ्थ थिंग है वो रिविज़न ही नहीं करते हैं। एक बार 2 बार पढ़ने से लगता है कि हाँ हमने पढ़ लिया, नहीं, कम से कम 4 to 5 टाइम्स पढ़िए। मैं तो कहूँगी कि तब तक पढ़िए जब तक चीज़ें आपको याद नहीं हो जाती है। जैसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में फंस रहे हैं, आपको चीज़ें याद, तुरंत एट अ टाइम उसको याद करिए। ज़रा सा भी देर नहीं करना, देर करेंगे वो देर ही हो जाएगा। तो देर मत करिए, उसको तुरंत एट अ टाइम रिवाइज करिए। अगर इस तरह से अगर इन सारी गलतियों पे आप काम करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं जो चीज़ मैंने बताया, यकीन मानिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो भी पढ़ेंगे ना वो आपको याद रहेगा। एंड हाँ, एक आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, कितने से कितने टाइम में आपको मैथ पढ़ना है, कितने से कितने टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है, कितने से कितने टाइम में आपको जीएस सेक्शन देखना है, कितने से कितने टाइम में आपको खाना खाना है। ये सब सारे का आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं बैठे हैं तो बैठे हैं, ऐसे नहीं होता है। एक सेकंड का हिसाब किताब रखना होगा, है ना। एक सेकंड का हिसाब किताब रखना होगा। कहीं भी ऐसा ना हो कि आपने 1 सेकंड टाइम वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से अगर आपकी दीवानगी होगी ना, नौकरी के प्रति दीवानगी जो जिसको कहते हैं, दीवानापन होगा ना, तो आप नौकरी ले लेंगे। और आप जो भी पढ़ेंगे ना उसको आप याद रखने में कामयाब हो जाएंगे, कामयाब रहेंगे। जिस तरह से रियल लाइफ में जब हमें किसी से अटैचमेंट हो जाता है तो हम अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं उसके प्रति, उसी तरह से ये सरकारी नौकरी भी है, ये आपका समर्पण मांगती है। ये आपका समर्पण मांगती है। जब तक आप खुद को समर्पण नहीं करेंगे इसके प्रति, तब तक आपको ये प्राप्त नहीं होने वाली है। तो आज और अभी से ही
एक डिसिप्लिन टाइम टेबल बनाइए और जितनी भी मैंने बातें बताई उसको गौर कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बातें मैंने यूं ही मतलब कुछ भी नहीं बताई हूँ। बस मुझे जो अपने तैयारी के फेज में जिसकी वजह से मुझे सफलताएं हाथ लगी, जो मैंने सीखा, जो मैंने गलतियाँ की, उससे मैंने जो सीखा समझा और क्या मैंने उसको इम्प्रूव किया जिसकी वजह से मैं आज सफल हूँ, वो सारी बातें आपके साथ मैंने शेयर किया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने शेयर किया आपके साथ। इस बात को गौर कीजिए, इन सब सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए एंड समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्पित कीजिए खुद को उसके प्रति। रात उठे तो सरकारी नौकरी का सपना, दिन उठे तो घटना चक्र, मतलब जब जहाँ जैसे हो घटना चक्र, लूसेंट करंट अफेयर जहाँ जैसे हो, टेलीग्राम पे मतलब पढ़ते सोते खाते जगते, मतलब वही दिमाग में घूमना चाहिए। ऐसे होता है सरकारी नौकरी। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एंड आपको कोई साथी हो, उनके साथ भी अगर समस्या है तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे उसके बदले कुछ चाहिए ना, कुछ तो चाहिए, है ना। कोई भी बंदा काम करता है तो कुछ उसको चाहिए, वो निस्वार्थ बहुत दिन तक काम नहीं कर सकता है ना। कुछ अगर उसको मिलता रहेगा ना तो वो कंटिन्यू बनाए रखेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग से मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस अगर देखते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल अगर लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए, आप लोग को गाइड करने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए।